जहानी प्रणब मुखर्जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी, साबिक लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी, सैयद अली शाह गिलानी और 2024 असेंबली इलेक्शन में जसरोटा से मुंतखब हुए देवेंद्र सिंह राणा समेत 57 कौमी और जम्मू कश्मीर असेंबली के फौत हो चुके साबिक अरकान असेंबली को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। स्पीकर अब्दुर्रहीम राठौर ने मरहूम प्रणब मुखर्जी के साथ अपनी साबिका मुलाकात को याद करते हुए उन्हें मालियाती और इंतजामी उमूर का बहुत बड़ा जानकार बताया। स्पीकर के अलावा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस मौके पर मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी को खिराज अक़ीदत पेश किया और तारीखी जुमले यानी कि हमसाया नहीं बदले जा सकते के बारे में उन्होंने जिक्र किया। उमर अब्दुल्ला ने जहानी वाजपेयी को एक दूरंदेश और सुलझा हुआ सियासतदान बताते हुए कहा कि अगर उन्हें उनके रोड मैप को अपनाया गया होता तो जम्मू कश्मीर में हालात आज बिल्कुल मुख्तलिफ होते। बहुत ही शांत थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बाअखलाक थे, इसलिए उनके साथ आना जाना होता था। फिर फाइनली वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के प्रेसिडेंट भी बने 2012 में। वो अच्छा रोल उन्हें अदा किया एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी। अटल जी 50 साल से ज्यादा देर तक इंडियन पार्लियामेंट के मेंबर थे। क्या बोलने वाले थे, लोकंठ स्पीकर, बात करते थे तो जहां पर भी बात करते थे तो सब सत्य में पढ़ते थे। तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि दोस्तों को बदला जा सकता है लेकिन हमसायों को बदला नहीं जा सकता। क्या बात कही उन्होंने, और आज तक जो भी सियासतदान बात करता है इस हवाले से जरूर वाजपेयी की इस बात को याद करता। तो कई बातें जो उनके साथ मंसूब हैं, तो इसलिए हम उसको फरामोश नहीं कर सकते। इस तरह सोमनाथ चटर्जी जी जो मुल्क के स्पीकर रहे पार्लियामेंट लोकसभा से, यूनानिमस उनको इलेक्ट किया गया। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको फैसला किया था कि ये ही स्पीकर बनेंगे। हालांकि वो उस पार्टी से खुद ऐलान करते थे जिनकी कोई खास अक्सरियत नहीं थी लोकसभा में, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने यूनानिमसली उनको इलेक्ट किया था उस वक्त स्पीकर ऑफ लोकसभा। प्रणब मुखर्जी साहब ने राष्ट्रपति भवन को सियासत के लिए इस्तेमाल होने दिया। मुझे तो याद नहीं है कहीं भी बीजेपी की तरफ से या उस वक्त हुकूमत की तरफ से राष्ट्रपति भवन या प्रणब मुखर्जी साहब पे किसी ने उंगली उठा के ये कहा हो कि प्रणब मुखर्जी साहब क्योंकि कांग्रेस के बने हुए या यूपीए के बने हुए सदर हैं, उन्होंने वो सियासत राष्ट्रपति भवन में होने दी। जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब जिनको भारत रत्न से नवाजा गया, इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे 2 बार। मुझे जाती तौर उनके साथ काम करने का मौका मिला। 3 साल MOS के तौर पर मैं उनके साथ रहा। बाकी मुल्क के हवाले से जो उनका रोल रहा है वो तो सब जानते हैं। हम जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब को याद करते हैं तो बिलखसूस जम्मू कश्मीर के हवाले से याद करते हैं। शायद आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसने देवेंद्र के साथ इतनी नजदीकी से काम किया हो जितना मैंने। मुझे सियासत में 25-26 साल हो गए, जिसमें से 19-20 साल तो मैंने देवेंद्र के साथ गुजारे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर बना 2002 में, तो देवेंद्र मेरे साथ मीडिया एडवाइजर के तौर पे आए। MLC बने, कब थे इलेक्शन? 2008 में 8 में इलेक्शन हुए, एडवाइजर के तौर पे मेरे साथ आए। जब मुझे मिनिस्ट्री में तब्दीलियां करनी पड़ी, उस तक नहीं किया। तंजीम की जिम्मेदारी दी मैंने उनको, और जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे अपनी तंजीम की जिम्मेदारी संभाली। मेहनत करने में वो कभी कमी नहीं रखते थे। गिलानी साहब एक बरगुज़ीदा शख्सियत थे, लीडर थे और इस हाउस के ऑनरेबल मेंबर रहे। मेरे वालिद मरहूम हाजी अब्दुल गनी वीरी साहब के साथ 1977 से उनका आना जाना था।
एज ए कलीग पॉलिटिकल डिफरेंसेस ज़रूर थे, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ज़रूर थे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि जो उन्होंने हमें दस्ते शफ़क़त दिया है, जो प्यार दिया है, और बीइंग ए मेंबर ऑफ दिस हाउस कि हम उनको याद ना करें। वो बुज़ुर्ग शख्सियत थे और एक एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करते थे यहाँ पे। और मैंने प्रोफेसर चमन लाल साहब का जिक्र किया, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जिक्र किया, मैंने प्रोफेसर भीम सिंह जी का जिक्र किया। ये वो शख्सियात थे जब हमारे लिए यहाँ ज़मीन तंग हुई 90 में और हमें यहाँ से जम्मू जाना पड़ा, तो ये लोग रोज़ आते थे और हमारी खबर पुरसी करते थे, खासकर प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता, भीम सिंह और दूसरे ठाकुर रणदीप सिंह। तो जब हमें मौका मिले इन हस्तियों को याद करने का, हम कैसे उनको याद नहीं, हम कैसे भूल सकते हैं। और यही वजह कि हमने उनको खुले दिल से खराज अक़ीदत पेश किया। तो फिलहाल कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे गौर करने की ज़रूरत है, और उन मुद्दों में से अचानक पहली मर्तबा पहला सेशन 6 साल के बाद शुरू हुआ और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन 370 का मुद्दा पहले दिन गरमाया और उसके बाद दूसरे दिन हम देख पा रहे हैं कि हालात कुछ और भी बदले हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गिलानी साहब को कोई तनकीद करे या किसी और तरफ जाने की कोशिश करे, ये एक अलग मैटर है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सियासत ज़रूर है। हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरे, ये परंपरा जो चल रही है वो उसमें कितना दम है, कितनी बेहतरी है और आने वाले टाइम के लिए क्या पैगाम होगा। बीजेपी की जानिब से गुलाम हसन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शौकत अली साहब भी हमारे साथ पीडीपी की जानिब से जुड़े हुए हैं और जनाब अहमद अयाज साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपने गरा कदर कीमती वक्त के साथ। अहमद अयाज साहब, आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा और पहले मैं कुछ लीगल चीज़ें जानने की कोशिश करूंगा। जैसे आज जो चीज़ें हमने देखा 57 लीडरान में, उनमें बहुत सारे ऐसे लीडरान थे जो सेम पार्टी के आइडियोलॉजी से मैच नहीं करते थे, लेकिन उनकी तारीफ हुई, सराहना हुई और उनके कोटेशंस को याद किया गया, लेकिन उसमें कई ऐसी चीज़ें भी आई जिसकी वजह से दूसरी तरफ के लोगों को नाराज़गी है और एहतजाज भी देखने को मिला। जहां तक किसी भी एक्स मेंबर का जो पार्लियामेंट में रहा हो या असेंबली में रहा हो, फिर वो गुजर जाते हैं, जिसको जहां हम कहेंगे हिंदी में हो जाता है, तो फिर उसके बाद जब भी कभी ऐसा सेशन आ जाता है जैसे आज सेशन हुआ, तो ये एक बात रहती है, रस्मी तौर एक बात रहती है, परंपरा है इस चीज़ की, इस मामले की, कि उनको खराज अकीदत पेश किया जाता है। और उसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर की असेंबली ने भी आज वही परंपरा अख्तियार करके, वही तर्ज अमल अख्तियार करके, इन जो भी इस दौरान गुजर गए हैं मेंबर्स जो रहे हैं पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर असेंबली के, उनके खिलाफ उन्होंने खराज अकीदत पेश किया। और उसमें अब ये देखने की बात है, एक तो हो गया कि नॉर्मल तरीके से कोई नॉर्मल इंसान है, तो नॉर्मल कोई MLA, MP, MLC जो मेंबर रहा हो असेंबली का या लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो गुजर गया हो तो नॉर्मल सा। लेकिन इस आज जो हमने देखा कि जिनके लिए खराज अकीदत पेश किया गया, कुछ लोग उनमें बड़े कंट्रोवर्शियल रहे हैं, जैसे सईद अली शाह गिलानी साहब, क्योंकि हालांकि मेंबर रहे हैं, मेंबर असेंबली में रहे हैं, 90 तक वो थे, जहाँ तक मुझे याद है फरवरी 90 तक वो रहे, लेकिन आज के दौर में वो बड़े कंट्रोवर्शियल रहे। उस वक्त शायद ठीक था, वो कोई इतनी परेशानी नहीं थी, अलबत्ता वो किसी आइडियोलॉजी के साथ ताल्लुक रखते थे, लेकिन वो आइडियोलॉजी बाद में एक जबरदस्त कंट्रोवर्सी बनी 90 से आज तक। और आज चूंकि बीजेपी के भी मेंबर्स हैं, अच्छी खासी तादाद है जम्मू कश्मीर असेंबली में, तो उनको भी रस्मन खराज अकीदत पेश करना पड़ा। अब देखने की बात यह है, एक तो यह है कि जो भी गुजर जाता है नॉर्मली उनके लिए अच्छा ही कहा जाता है, एक परंपरा रही है कि कोई जब आप खराज अकीदत पेश करोगे, तो अगर आपको कहीं कभी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी नजर आती हूँ या हो कभी रही हूँ, तो लेकिन जब खराज अकीदत की बात आती है तो उनकी अच्छाइयाँ गिनी जाती हैं, और वही मुझे लगता है वही आज भी हुआ होगा। हालांकि मैं असेंबली में नहीं था, लेकिन जो प्रेसिडेंस रही है, आज भी अगर बीजेपी ने खराज अकीदत किया होगा
सईद अलीशा गिलानी के लिए, और आई एम श्योर उन्होंने उनको अच्छा उसमें से लगा होगा। बेशक उन्होंने ये कहा होगा कि हमारी आइडियोलॉजी नहीं मिलती थी, लेकिन उनकी अच्छाइयाँ ही गिनाई होंगी। और उसी तरीके से जब अटल बिहारी वाजपेयी की बात आई तो उनके लिए अच्छाई देखने को मिला जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, क्योंकि वो एक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से भी और एक अच्छे इंसान दोस्त की हैसियत से भी, उसके अलावा जम्मू कश्मीर जो कि एक बड़ा मसला रहा, कंट्रोवर्शियल रहा बहुत मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, तो अपनी आइडियोलॉजी को सामने लाके, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की ऐसी बात नहीं रही जैसे एक हिस्टोरिकल बात रही उनकी कि हम पाकिस्तान के हवाले हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन हम हमसाया नहीं बदल सकते। एक बहुत बड़ी बात थी। और वो सिर्फ उन्होंने लफ्ज ही नहीं कहा, जुमला ही नहीं कहा, बल्कि उन्होंने उसके ऊपर अमलन काम भी किया कि उस वक्त जो आर पार जैसे पीओके और कश्मीर के दरमियान एक कम्युनिकेशन उन्होंने चलाई, ट्रेड चलाया, बस चलाई, एक कम्युनिकेशन का एक तरीकाकार इख्तियार किया उन्होंने। वो उनके दौर में हुआ और उसके बाद वही पार्टी में, बीजेपी में सोच डिफरेंट रहा। तो इसलिए जम्मू कश्मीर असेंबली खास तौर अटल बिहारी वाजपेयी जी को मुझे लगता है कि उनको रस्मन ही नहीं बल्कि दिल से किसी ने भी किया होगा तो दिल से किया होगा, क्योंकि उनके ख्यालात अच्छे थे एज प्राइम मिनिस्टर टुवर्ड्स जम्मू कश्मीर, उनका सोच अच्छा था। ठीक है, तो ये समझा जा सकता है कि चूंकि हमारी परंपरा रही है, हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत का एक बड़ा हिस्सा है कि हम अपने मरने वालों को बेहतर उनके जो कारनामे हैं उनकी वजह से याद करते हैं। और चूंकि वो लेजिस्लेटिव के मेंबर भी रहे हैं तो जाहिर है कि और तीन मरतबा, तो जाहिर है कि उस वजह से भी दिया हो। पीडीपी से हमारे साथ एडवोकेट शौकत अली साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शौकत साहब, इस्तकबाल है आपका। और आजकल बहुत पीडीपी हेडलाइन में छाई हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? 370 का मुद्दा हो या फिर आज गिलानी साहब की बात हो? बहुत शुक्रिया। देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों ने, मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा सा 4-5 साल पहले के वक्त पे अगर थोड़ा सा नजर डालें तो लोग भूल गए थे कि जम्मू कश्मीर में कोई असेंबली भी कभी होगी और उस असेंबली में जो हमारे इश्यूज हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिस्कस करने के लिए हम अपनी चॉइस के रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है वो भेजेंगे। तो ये मुझे लगता है एक लोगों की जो मुझे लगता है ख्वाब जो था वो पूरा हुआ और असेंबली भी शुरू हो गई। और असेंबली की शुरुआत में जो है वो बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो हैं वो असेंबली में डिस्कस हुए। और जहां तक पीडीपी की बात है, पीडीपी ने हमेशा, चाहे वो अपोजिशन में रही हो चाहे वो गवर्नमेंट में रही हो, पीडीपी ने कोशिश की है कि अपने लोगों की जो आवाज है उसको बुलंद किया जाए। और कल भी आपने देखा होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रॉमिस थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो लोगों से प्रॉमिस किए थे कि हम फर्स्ट सेशन में जो है वो रेजोल्यूशन पास करेंगे, और जिस एजेंडे पे जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के वोट लिए थे, मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या तो इक्तदार के नशे में भूल गई या फिर उनकी कोई मजबूरी है। वो अपने उस वादे को भूल गई, लेकिन हम नहीं भूले, क्योंकि भले ही हमने जम्मू कश्मीर के लोगों से 370 पर वोट नहीं लिए हों, लेकिन हम जानते हैं, हम महसूस करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो जज्बात हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो वोट डाल के वन साइडेड एक जो मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया, वो जिस चीज पर जिन सेंटिमेंट्स पर दिया, उन सेंटिमेंट्स को हमने असेंबली के अंदर जो है रिप्रेजेंट किया। इसलिए हमें इस बात की खुशी भी है और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं अपने नौजवान साथी, अपने नौजवान लीडर वहीदुर रहमान परा को, जो पुलवामा से एमएलए हैं, कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के उन लोगों, साहब, क्या आपको लगता नहीं कि लोगों के जज्बात की तर्जमानी की है? शौकत साहब, लगता नहीं आपको कि किसी चीज का एक वक्त होता है, किसी एक चीज का एक कायदा होता है कि अगर ये चीज इसके बाद होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता?
नहीं, देखिए ये बात मुझे लगता है, अगर आज चूंकि मुझे स्क्रीन जो है वो दिखाई नहीं जा रही है, अगर यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई हमारे साथी बैठे हैं तो आप उनसे जरूर पूछें कि ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि जनाब आप हमें असेंबली में भेजिए हमारे नुमाइंदों को, और असेंबली का फर्स्ट सेशन फर्स्ट डे जो है वो 370 की बहाली के लिए हमारा रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। ये हमने तो नहीं कहा, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है, उसमें आप देख लीजिए नंबर 1 पे है ये। तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है लोगों के साथ किए हुए वादे को, लोगों के जज्बात को जो है वो संभाल नहीं पाती है, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाती है, तो क्या हमने गलती की है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए तो पीडीपी जम्मू कश्मीर के लोगों की जमात है, और इस असेंबली में पीडीपी लोगों के एस्पिरेशंस को जो है रिप्रेजेंट करे। तो हमने वही किया जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी से गुलाम हसन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही जवाब ले लेते हैं। एडवोकेट शौकत अली साहब का कहना है कि जो वादे किए थे एनसी ने उसी को हमने उन्हें याद दिलाया, हालांकि हमने वोट नहीं मांगा था 370 में। सबसे पहले सबों को मेरी तरफ से जो भी पैनल में है और आपको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आज असेंबली में हुआ है, ट्रिब्यूट दिया है हमारे ऐसे नेताओं को जो इस दुनिया में नहीं है, तो ये तो एक परंपरा रही है और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे एमएलएज रहे हैं ये लॉ मेकर्स रहे हैं और इन लोगों ने हमारे देश के लिए, हमारे स्टेट के लिए काम किया है, और लोगों के जितने भी मुश्किलात थे उनको हल करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए इन लोगों ने बहुत कुछ कुर्बानियां दी है, और मतलब इतनी सी सारी दिक्कतें आई हैं उनको कि वही लोग जानते हैं। और कश्मीर और भारत की तरक्की के लिए इन लोगों ने क्या क्या काम किए हैं, तो मुझे लगता है कि वो कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात की जो आज ये हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूं पहले शौकत साहब से, मतलब शौकत साहब की जो क्वेश्चंस हैं या उनके जो क्वेरीज हैं उनका जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सईद अली शाह गिलानी के बारे में जो इन लोगों ने किया है, ठीक है, हर एक का कंट्रीब्यूशन रहा है, वो भी एक एमएलए रहे हैं हमारी लेजिस्लेचर में, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि उनका जो सेडिशन केस, मतलब वो गद्दारी का केस जो देश के साथ उसने किया था, इतने डिस्टर्बेंस जो हुई है इस वायदे कश्मीर में, चाहे जम्मू हो, कश्मीर हो या फिर लद्दाख के कई हिस्सों में भी इतनी डिस्टर्बेंस रही है और इतने सारे लोग मरे हैं। और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन वो तो अलग है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, वो पीडीपी के साथ है, शरीफ कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, बेग साहब थे, जितने भी लोग थे उनको हम उन लोगों हमारे साथ हमारे उनके अच्छे रिश्ते नहीं रहे, पॉलिटिकली आइडियोलॉजी हमारी डिफरेंसेस रही, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि उन लोगों ने जो अपनी जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो देश के लिए दिया है, देश को मजबूत करने के लिए दिया है, हमारी रियासत जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए दिया है। लेकिन मुझे ये शर्म की बात है और मैं उससे से कहना चाहता हूं कि मुझे बहुत ये एक मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो असेंबली में उनको कंट्रीब्यूट पे करते हैं, जिन लोगों ने देश को बांटने की कोशिश की, जिन लोगों ने लोगों को मरवाया है और जिनकी आइडियोलॉजी यही रही है कि वो कश्मीर को काट के और पाकिस्तान के साथ मिलाए, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी गलती है और हमारी बदकिस्मती है कि ऐसे लोग हमारे लोगों ने चुने हैं। ऐसे लोगों को मेरे लिए मतलब मैं सोचता हूँ कि बहुत गलत है। दूसरी बात, जो शौकत साहब कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ बोल रहे थे, मैं पूरी तरह से समझा नहीं जी, क्या आप कुछ बोल रहे थे? बिल्कुल, मैं उनका जवाब जरूर लूंगा, लेकिन आपने जो बीच में कहा कि उनके ऊपर बहुत सारे इल्जामात लगे थे, मैं 2-3 इल्जामात आपके सामने रख देता हूं। पार्लियामेंट अटैक में भी उनके ऊपर इल्जामात लगे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी जितने भी इल्जामात उनके ऊपर लगे कोर्ट की तरफ से वो बरी कर दिए गए। आप क्या कहना चाहेंगे? आप किसके? गिलानी साहब के? जी देखिए, कोर्ट तो ऑलमोस्ट जो है बरी उनको किया गया है, मैं ये नहीं मानता हूं कि उनको बरी नहीं किया गया है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि सब लोगों को पता है
उसको इस चीज की बुनियाद पे बरी किया गया है। ठीक है, इसको और भी ज्यादा आसान कर लेते हैं हसन साहब। अगर हम ये समझें कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के एक मेंबर हैं, 3 मरतबा वो चुने गए एमएलए, तो क्या फिर भी उनको एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सम्मान नहीं देना चाहिए, जिस तरीके से दूसरे आइडियोलॉजी के लीडरों को, नेताओं को आज हमने सम्मान लेते हुए देखा? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले कि अभी मैं एक अच्छा इंसान, एक सिविलाइज्ड और एक इंडियन पैट्रियट सोच का हूं, और हो सकता है कि खुदा ना खास्ता 5-6 महीनों के बाद अभी मुझे सरकार इस नजर से देखती है कि मैं एक पैट्रियट हूं, और 5-6 महीने के बाद खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि मेरी इन्वॉल्वमेंट या खुदा ना खास्ता कुछ एडवर्स हो, तो क्या आप मुझे ये समझें कि मैं पैट्रियट हूं या मैं दहशतगर्द हूं? आप मुझे इतना बताइए, मैं क्या हूं? आप किस नजर से मुझे देखेंगे? आप मुझे पैट्रियट समझेंगे या फिर मुझे आप गद्दार समझेंगे? ठीक है हसन साहब, असल में होता क्या है कि तारीखी वाकयात, लम्हात और हालात जिनकी बुनियाद पर कोई एक मुल्क का वफादार होता है और बाद के हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो हिसाब से वो गद्दार भी हो जाता है, तो ये अब आपके मुल्क से वफादारी पे कोई ये किसी को शक नहीं है। सवाल ये है कि वो सारे इल्जामात जो बीजेपी की जानिब से, शिवसेना यूबीटी की जानिब से या दूसरी पार्टियों की जानिब से लगाए जा रहे हैं, क्या आप ये मानते हैं कि आज ऐसे मेंबरान को जो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको आज श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए थी, हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल देनी चाहिए थी, बिल्कुल देनी चाहिए थी, इसमें कोई ये दो राय नहीं है। चलिए, लेकिन ठीक है, सोच समझ के सर, सोच समझ के। बाकी मुझे कोई एतराज नहीं है कि किसी की कंट्रीब्यूशन को सराहा गया, मुझे कोई एतराज नहीं है, वो अभी इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, इसके लिए जवाब हम ले लेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शौकत साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले अहमद यार साहब, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि बात ये चल रही थी पहले दिन की, जो चीजें छूट गई है, 370 पर रेजोल्यूशन लाने की बात कह रहे थे वहीदुर रहमान परा साहब। अगर रेजोल्यूशन लाया जाता है तो क्या आउटपुट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, वो मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। अगर हम रेजोल्यूशन चाहे असेंबली में हो या कैबिनेट में हो, जिस जो हमारे जहन में है, जो हम सोच रहे हैं या जैसे हमारे सामने है जो इशू जी, तो लीगली अगर हम देखेंगे तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा, ना कोई इसमें कोई फोर्स रहेगा। जहां तक रेजोल्यूशन की बात है, अलबत्ता एक चीज जरूर है, इट वुड बी ए रिमाइंडर टाइप ऑफ थिंग, ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिंग, इट वुड बी ए रिमाइंडर कि भाई हमारा ये इशू अलाइव है, ये इशू हमारे पास है। अरेस्ट जिसके लिए ये रिप्रेजेंटेशन है, जिसको वो इशू एड्रेस करना है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हिज डिस्क्रिप्शन, या फिर या कोर्ट डिसाइड करे। लेकिन अगर हम ये मान के चले कि हमने रेजोल्यूशन पास करी असेंबली में या हमने रेजोल्यूशन पास करी कैबिनेट में, तो हमारा मसला हल हो गया जहां तक रेस्टोरेशन ऑफ 370 का ताल्लुक है, नॉट एट ऑल। ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसा सोच सकता है। अलबत्ता ये जरूर है कि इलेक्शन के दौरान ये बड़ा प्राइमरी इशू रहा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। उन्होंने इस चीज की बात करी है हर एक जगह पर, ऑलमोस्ट हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने ये बात करी है कि हम जम्मू कश्मीर के जो स्पेशल स्टेटस है उसको रिस्टोर करने की बात करेंगे और उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, रादर कहीं ये कहा कि हम करेंगे। तो ये सारी चीजें आई है, तो इसलिए जरूरी बनता है कि अगर उन्होंने जो कमिटमेंट करी है तो उसके लिए वो प्रोसेस करें, उसके लिए वो करें। नहीं तो जहां तक मेरा मानना है कि अभी जो बातें हो रही है, जैसे अभी जो आज रेस्टोरेशन की रेजोल्यूशन की बात करी पीडीपी ने, एंड इट नीड्स टू बी सीन वेल एवरीबडी, एवरी मेंबर, जो भी ऑनरेबल मेंबर है असेंबली में, वी कांट से दे आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, they are supposed to be well learned about things and they are honorable, no doubt about it, but they should understand it, they should know it कि there are certain set procedures, there is set guidelines about conducting the business in an assembly, जब session is on, तो किस स्टेज पर कौन सा इशू कैसे टेकअप करना है, कैसे उसको हाईलाइट करना है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा टाइम, कौन सा वक्त, कौन सा उसकी सिचुएशन में, दिस ऑल डिपेंड्स, इट्स नॉट इन ऑल टॉम बैक एंड हरी। आई डोंट थिंक
दैट मे बी अ पॉसिबल थिंग, क्योंकि उसमें एक प्रोसेस है, फर्स्ट एसोसिएशन था, उसमें एक प्रोसीजर है, कोई एलजी का एड्रेस है, कई मेंबर्स का इंट्रोडक्शन हो सकता है वो हुई हो, आई डोंट नो, एक एलजी का एड्रेस है, फिर बाकी चीजें हैं, फिर ओबिचुरी जैसे खराज तहसीन जिसको हम कहेंगे, अकीदत जिसको हम कहेंगे, खराज अकीदत की बात है। सो ऑल दिस मैटर्स एंड मे बी उसके बाद ये भी आ सकता था, लेकिन मुझे लग रहा है, जहां मेरा मानना है उसमें शायद पीडीपी का यही रहा कि चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक कमिटमेंट करी है सॉरी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक कमिटमेंट करी है कि हम इसको रेजोल्यूशन लाएंगे द फर्स्ट डे ऑफ द सेशन, तो अभी शायद सेशन पूरा हुआ नहीं था, या शायद जो मेरा मानना है कि शायद वो लिस्ट में नहीं था, जो बिजनेस लिस्ट जो होता है, तो बिजनेस लिस्ट जो इशू किया जाता है मेंबर्स के दरमियान, तो शायद नहीं हुआ था, उसमें ये बात नहीं थी। तो पीडीपी ने इसको मुझे लगता है सबसे ज्यादा, जो मेरा मानना है, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, लेकिन मेरा मानना है कि उन्होंने उसको एक पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की बात करी, और जहां तक उन्होंने किया वो उस हद तक सही है, क्योंकि वो उनको वही करना है एज जो आवाम से वादे किए थे उन्होंने वही किया, बिल्कुल। हाँ, बस ये कहीं ना कहीं इस पे सवाल उठता है कि तो अब ये है कि वेदर दैट गोज इन लाइन विद द प्रोसीजर, जो असेंबली का जो बिजनेस प्रोसीजर है, whether that goes in line with that needs to be seen. Otherwise politically जो उन्होंने किया वो सही किया। और एक ही चीज देखना कि whether that was correct in terms of the business of the what you call it assembly session. To rest, I don't think there is anything wrong as they did because they were supposed to do as a political party. This is what I feel about. यानी विलन बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वक्त और हालात मौजूद नहीं थे। ठीक है शौकत साहब, बीच में आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी, मैं ये कह रहा था, ये अभी ओबेचरी रेफरेंसेस पर बात हो रही थी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कुछ जो हमारे लीडर रहे हैं, तो उनके लिए वहां असेंबली में उनके कामकाज के बारे में और अपने जो तजर्बात रहे हैं उन पर जो है उन्होंने रोशनी डाली, उन पर जो है वो बात की, उनकी हालात जिंदगी क्या रही उस पर भी बात की। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, मैं बड़े आप ये माने कि हमें बड़ा दुखद महसूस हुआ कि हमारी कम्युनिटी से और जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, बल्कि मुझे लगता है 4 बार एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, और हमारी कम्युनिटी के और इस रियासत के बड़े लीडरों में उनका शुमार होता है हजरत मियां बशीर अहमद लारवी साहब। तो उन पर कोई बात जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब ने नहीं की है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर चीफ मिनिस्टर साहब खराज अकीदत पेश कर रहे थे, उनके हालात जिंदगी के बारे में कह रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने इस रियासत के लिए काम किया है, यहाँ के लोगों के लिए काम किया है, उनकी खिदमत रही है, और उनके बनाए हुए कवानीन जो है इस रियासत को चला रहे हैं, तो उनके बारे में भी एक मिनट के लिए उनको बोलना चाहिए था। ये थोड़ा सा मुझे लगा, क्योंकि उसी पर बात चल रही थी, तो मुझे लगा कि चीफ मिनिस्टर साहब पता नहीं क्यों भूल गए मियां बशीर साहब लारवी साहब, जो हमारी कम्युनिटी के भी और पूरी रियासत में जो है वो जानी मानी शख्सियत थी, और उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। अभी तो है शौकत साहब, बहुत सारा टाइम है, और जाहिर सी बात है कि पीडीपी जो इस सेशन में नजर आ रही है वो फ्रंट फुट पे खेलते हुए नजर आ रही है, और उम्मीद है कि जरूर आप इन तमाम तर चीजों को रखेंगे। लेकिन कुछ और भी बारीकी हैं खबरों की, जिसे हम देख लेते हैं और उसके बाद अपनी गेस्ट डिग्निटरीज की तरफ आने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर यूटी असेंबली के पहले सेशन का कल तीसरा दिन होगा। बुध को एलजी के खिताब पर चर्चा होगी। कल का सेशन हंगामेदार हो सकते हैं क्योंकि हालात वैसे हैं। असेंबली में फाजिल मेंबरान 370 और 35A की बहाली का मुद्दा उठा सकते हैं। इल्जाम इजलास के पहले दिन पुलवामा से पीडीपी रुकन वहीद रहमान परा ने इस पर चर्चा की तजवीज पेश की थी। लंगेट के एमएलए खुर्शीद अहमद और सज्जाद गनी लोन ने भी इसकी हिमायत की थी। बीजेपी की जानिब से इसकी पुरजोर मुखालिफत की गई। हुकूमत ने भी इसे बिजनेस रूल्स की खिलाफ वर्जी करार दिया। उमर सरकार की हिमायत करने वाली कांग्रेस इस मुद्दे पर अभी तक खामोश है। ताहम सीपीआईएम लीडर और कुलगाम के रुकन असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि एलजी के खिताब के जरिए हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह हो गया है। एलजी के खिताब में
स्टेटहुड की बहाली के जिक्र को एक बड़ी पेशरफ्त करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि मोशन ऑफ थैंक्स के दौरान अरकान असम्बली अपनी अपनी बातें पुरजोर तरीके से रखेंगे। उन्होंने कहा कि 370 की बहाली जम्मू कश्मीर की शनाख्त कायम रखने के लिए बेहद जरूरी है। आज के मौके पर सिर्फ अवाम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। क्या उर्से के बाद हमें मौका मिला बैठने का और कुछ आरा सुनने का, बातचीत करने का, और इसमें जहाँ तक मुद्दों का ताल्लुक है, आने वाला वक्त है, काफ़ी उत्साह गुजर चुका है और अब अच्छा आगाज होने जा रहा है कि PDP ने पहले दिन बाजी मार दी। नहीं, आवाम के हुकूक जिनके साथ खिलवाड़ हुआ है और आप बाजी मारने की बात कर लें, हम क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ आए नहीं हैं, हम पॉइंट्स बनाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हम एक सीरियस डिस्कशन चाहते हैं उन इश्यूज पर जिनका सामना है हमारे बेरोजगारों का, जिनका सामना है हमारे मीडिया का, जिनका सामना है हमारे किसानों का, जिनका सामना है हमारी जनता का। तो फिलहाल हालात ये हैं और आपने देखा भी कि किस तरीके की चीजें हो रही है। फिलहाल मैं शौकत साहब आपकी तरफ ही आऊंगा क्योंकि मैंने आपसे रद्द-ए-अमल चाहा था, लेकिन 370 वाला जो मसला है या गिलानी साहब वाला मुद्दा, उसके ऊपर हम आएंगे। 370 को अगर रेजोल्यूशन आप पास भी करवा लिए, वहीद रहमान साहब जिसकी आवाज उठा रहे थे, तो क्या करेंगे साहब उसके बाद? आप एडवोकेट हैं, तो सारी चीजें मालूम है आपको। नहीं, देखिए, जम्मू कश्मीर असेंबली जो है वो अगर रेजोल्यूशन पास करती है तो जाहिर सी बात है रेजोल्यूशन को जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के सामने रखा जाएगा, पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और उसके ऊपर फर्दर पार्लियामेंट जो है उसके ऊपर जो है प्रोसीड कर सकती है। यहाँ असेंबली ना होने के बावजूद असेंबली की जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो यहाँ गवर्नर साहब ने इस्तेमाल करके यहाँ 370 को एब्रोगेट करने के लिए अगर वो गवर्नर साहब अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके अगर पार्लियामेंट तक पहुंचा सकते हैं, तो अब तो इलेक्टेड असेंबली है जम्मू कश्मीर के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी मना कर रही है शौकत साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी मना कर रही है। पार्लियामेंट में आपकी आवाज उठाने वाला कोई और है नहीं। कांग्रेस बचती हुई नजर आ रही है और जो मौजूदा हुकूमत के MPs वहां मौजूद हैं वो फिलहाल के लिए मौजूदा हुकूमत ने 370 से मुंह मोड़ रखा है। अब बताइए आप क्या करें? देखिए सर, ऐसा है कि अगर बीजेपी को 370 को अगर एब्रोगेट करने में 70 साल अगर वेट करना पड़ा है तो जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो 370 को वापस लाने के लिए 7 साल तो वेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हुकूमत जो है वो हमेशा एक ही पार्टी की रहेगी। ऐसी हुकूमत भी आएगी जो प्रो पीपल होगी, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को समझेगी। तो आप उस हुकूमत का वेट करेंगे? हम तो यहाँ जम्मू कश्मीर, पहले तो हमें अपने ही जो अपने लोग साथ नहीं दे रहे हैं। यहाँ रेजोल्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए था और रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं हम, और जिस रेजोल्यूशन को हमने मूव किया उसका रीजन ये दिया कि ये प्रोसीजर के मुताबिक नहीं है, जबकि ये तो एजेंडा उनका है। तो हमारे अपने लोग जो हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं, हमारे अपने लोग जो हैं वो पता नहीं किस प्रेशर में हैं। तो हमें पहले तो अपने लोगों से लड़ाई लड़नी पड़ जाएगी यहाँ असेंबली में। उसके बाद लग रहा है कि अभी जो यहाँ से पास होता है तो हम जो है वो पार्लियामेंट तक भी जाएंगे। तो अभी आपको लग रहा है कि किसी तरीके से बीच में जो स्टेटहुड वाले मुद्दे पे रेजोल्यूशन पास हुआ था, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से मुलाकात की उन्होंने, आपको लग रहा है कि बीच में कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ जिसकी वजह से चुप्पी साधे हुए आपके साथ ही? सर, मुझे लगता है कि ये जो अभी रिसेंटली जो मुलाकात हुई है चीफ मिनिस्टर साहब की, मुझे लगता है ये कोई नई इंस्ट्रक्शंस वगैरह आई हैं वहां से, जिन इंस्ट्रक्शंस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को और हमारी यहाँ की हुकूमत को जो है वो मजबूर कर दिया है कि वो हर मुद्दे को जो है वो यू टर्न ले रहे हैं। ठीक है, मुझे ये समझ नहीं आती है कि जब हम लोगों में जाते हैं तो गुलाम हसन साहब से जवाब लेते हैं। गुलाम हसन साहब, आपकी हुकूमत नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आप। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 370 एंड 35A के बारे में जो ये डिस्कस कर रहे हैं या फिर रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इन सबों को पता है कि ये सब कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन क्या करते हैं कि ये अपनी साख बनाए रखने चाहते हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी वोट एक किस्म का वो हासिल किया था लोगों से इसी नाम पे,
और पीडीपी जो पहले रूलिंग पार्टी हुआ करती थी, इतने सारे असेंबली मेंबर्स थे, इतने सारे मिनिस्टर्स थे, कोalition थी बीजेपी के साथ, अच्छा कभी कांग्रेस के साथ भी थी। अब वो तो गठ के समझो आप न होने के बराबर है। अभी आपको पता है कितने इनके मेंबर्स हैं। अब जो ये कह रहे हैं कि अब ये जो आप कुछ बोल रहे थे सर, मैं भूल गया हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि फिलहाल जो सिचुएशन बनी हुई है, बीजेपी का मौकिफ साफ तौर पे एनसी का मौकिफ और बीजेपी का मौकिफ एक लग रहा है। सवाल यह है कि क्या बीच में कोई गड़बड़ घोटाला हुआ है? देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी कहा है कि अगर एनसी को सचमुच यहाँ पे हुकूमत करनी है तो उनको बस इतना ही करना है कि वो हमें उनको दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी बात ये कि क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है और उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। रोड मैप जो है वो हमारे पास है और हम रोड मैप उनको देंगे तभी तो कुछ कश्मीर का हो सकता है। चलिए इसका जवाब लेते हैं। अहमद यास साहब बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अहमद यास साहब, क्या लगता है कि वाकई एनसी अलायंस के पास कोई चारा नहीं है कि वो खामोशी से हर बात में हाँ हाँ करते रहे? एब्सोल्युटली उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये मैं आज नहीं बोल रहा, ये मैंने पहले भी बोला है, इलेक्शन से पहले भी बोल रहा है, इलेक्शन के दौरान भी बोला और इलेक्शन के बाद भी बोल रहा हूँ और आज भी बोल रहा हूँ कि एनसी के पास कोई और ऑप्शन है नहीं, या अलायंस के पास कोई ऑप्शन नहीं एक्सेप्ट कि वो हर एक उस बात को माने जो उनको यूनियन गवर्नमेंट जिसकी क़यादत बीजेपी कर रही है कि उनके साथ हाँ में हाँ ना मिलाए, तो उसके अलावा कोई और ऑप्शन नजर नहीं आ रही है क्योंकि है नहीं कुछ। देखिए अभी ये रेजोल्यूशन जो पास करेंगे, रेजोल्यूशन पास करने का भी क्या मतलब है? रेजोल्यूशन का पास करने का यही मतलब है कि दे विल सिंपली मेक ए रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल ओके। और 370 का ताल्लुक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द बीजेपी हैज मेड देयर इंटेंशन नोन टू द पीपल। और ये उमर साहब ने भी कहा है आफ्टर पोस्ट इलेक्शन, उन्होंने ये खुद ये भी कहा कि इट्स नॉट पॉसिबल विद इन दिस गवर्नमेंट। अल्लाह मैं तो ये कहूंगा विद इन दिस गवर्नमेंट की वो बात करें, मैं तो ये कहूंगा आइंदा की गवर्नमेंट भी जो भी आएगी उसमें भी पॉसिबल नहीं है थ्रू पार्लियामेंट, जो मेरा मानना है। और जब कोई पूछेगा इसके बारे में मुझे डिटेल देने की बात पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, तो आई विल गिव डिटेल्स ऑफ माय स्टेटमेंट ऑन द इशू। तो लिहाजा ये एक पॉलिटिकल एक गिमिक की बात है इलेक्शन के दौरान भी। तो यहाँ तक अभी कोई मेरे दोस्त बता रहे हैं कि 35 से भी नामुमकिन है, आई डोंट थिंक। लेस बाई 370 हर एक चीज एनसी के जो मैनिफेस्टो में है अचीवेबल है। इट्स नॉट दैट इट इज नॉट अचीवेबल। तो फिर ये खामोशी जहां तक 35A के तहत जो मामलात है वो जम्मू कश्मीर के खुसूसी हुकूक नहीं थे, स्पेशल स्टेटस में खुसूसियत थी। लेकिन जो 35A के तहत जो मामलात हैं, जो जमानतें थी, वो जॉब्स को लेकर थी और लैंड्स को लेकर थी, जमीन को लेकर थी। और ऐसी जो फैसिलिटीज है, ऐसी जो जमानतें हैं वो जम्मू कश्मीर से बाहर भी है इस वक्त बाकी मुल्क के बाकी रियासतों में। लिहाजा उसको अचीव करना भी मुश्किल नहीं है, उसके लिए भी कोई रास्ता ढूंढा जा सकता है। और रास्ता मेरा मानना है कि रास्ता निकलेगा तब भी, लेकिन उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या सिचुएशन रहे, कैसे दे विल पैच अप विद द बीजेपी, वो कैसे कन्विंस करेंगे और कैसे वो उनको मानने के लिए तैयार करेंगे कोई भी चीज। ये तो इसमें उनके मैनिफेस्टो में एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन छोटी सी भी चीज जिसको हम ये कहेंगे कि भाई 200 यूनिट्स को फ्री करने की बात है बिजली के हवाले से, वो भी नामुमकिन है, वो भी मुमकिन नहीं है अनलेस इट हैज अ कंकरेंस ऑफ द बीजेपी। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे होंगे, क्योंकि अहमद यास साहब आप
काफी सीनियर आदमी है और बहुत ही नाप तोल के अपनी बात रखते हैं। बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं जो आपने कहा। मैं आपसे ये भी समझने की कोशिश करूंगा चलते चलते, उसके बाद अपने आगे मेहमानों की तरफ आऊंगा कि अब आखिर पीडीपी को ही विलन क्यों बनाया जा रहा है? जब आपके मैनिफेस्टो में था, आपने उस पर वोट मांगा, बातचीत उसी पे हुई, सारी चीजें वहीं रही, लेकिन कहीं ना कहीं पीडीपी को सरे इल्जाम क्यों रखा जा रहा? नहीं, इसमें कोई अगर ये कहेगा क्योंकि पीडीपी और एनसी की कोई अंडरस्टैंडिंग है कि आप पहले करें, आई डोंट थिंक दैट्स द सिचुएशन। लेकिन चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो मेंबर्स है वो एक तो बहुत सीनियर लोग हैं, मिनिस्टर रहे हैं, मेंबर्स रहे हैं, एंड दे आर वेल वर्स्ड विद द बिजनेस प्रोसीजर। जो भी असेंबली का बिजनेस प्रोसीजर है, कैसे कंडक्ट किया जाता है बिजनेस को, दे आर वेल वर्स्ड and possibly I am myself not well versed with the procedure of the assembly because I have never been the member of the assembly, but मुझे लगता है कि असेंबली में उन्होंने पहले ये नहीं उठाया जबकि उनकी कमिटमेंट है पब्लिक के साथ दैट वी विल डू इट, दैट द फर्स्ट सेशन वी विल बी पासिंग ए रेजोल्यूशन। उन्होंने शायद इसलिए नहीं की क्योंकि ये बिजनेस रूल्स के शायद फिट नहीं होता था कि उस स्टेज में वो कर लेते। चलिए ये भी देखेंगे आने वाले दिनों में इस चीज का क्या असर होता है। लेकिन शौकत साहब, मैं आपसे मैंने कोशिश करूंगा, वो भी देखेंगे। जाहिर है कि अगर नियत में होगा तो वो बिल्कुल देखेंगे और नजर भी आ जाएगा जो आप। शौकत साहब, आपसे मैं समझने की कोशिश करूंगा कल का दिन क्या होने वाला है। जाहिर सी बात है पहला दूसरा दिन आपने एक जबरदस्त झलक दिखलाई, हालांकि इसे भला और बुरे के तराजू से नहीं तोले जा सकते क्योंकि जाहिर है आपने जो कहा, आवाम के जो मुद्दे थे वो आपने उठाया, लेकिन खैर लॉ एंड एथिक्स की बात छोड़ देते हैं। कल क्या लग रहा है आपको कि कल फिर से फ्रंट फुट पे खेलेंगे आप? देखिए, वो ऐसी जगह है जहां जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमारे जो नुमाइंदे हैं उनको भेजा है कि हमारे इश्यूज पर बात करें। तो हम पब्लिक के हर इशू को जो वहां पर जिसकी जरूरत है वहां डिस्कस करने की, उसको हम डिस्कस करेंगे, उठाएंगे और पूरी जिम्मेदारी के साथ उठाएंगे और बड़ी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ जो है लोगों की बात हाउस के अंदर रखेंगे ताकि उसका अजाला हो सके। वो जो हम पहले भी करते आए हैं, हम कल भी करेंगे और पूरे सेशन में करेंगे। कोई कितना भी भला बुरा कहे आपको नहीं, देखिए भला बुरा कहने वालों का अपना एक नजरिया है, वो किस नजरिए से कहते हैं वो तो वही जाने। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की जो हालात हैं, जो पिछले खास करके जो पिछले 5-6 साल के हालात हैं, वो सबको मालूम है। गवर्नमेंट के या जो ट्रेजरी बेंचेस वाले लोग हैं, ये उनकी कोई मुश्किल परेशानी या उनकी कोई प्रेशर या उनकी कोई मजबूरी हो सकती है। हमारी जम्मू कश्मीर के लोगों के कोई मजबूरी नहीं है कि हम उनकी आवाज बुलंद ना करें। चलिए हम आने उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लड़ेंगे। बिल्कुल, तो आप अपनी लड़ाई जारी रखिए और आने वाले दिनों में हमारी नजर भी रहेगी कि पल पल बदलते हालात के साथ क्या रुख अपनाते हैं आप या फिर एनसी या दूसरे लोग। ये बहुत बड़ी बात होगी और इन तमाम चीजों पे हम गौर भी करेंगे। शुक्रिया शौकत साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तर मालूमात के लिए। और जो इससे बारीकियां जुड़ी हुई चीजें हैं वो भी हम जान लेते हैं। असेंबली सेशन के पहले दिन 370 की बहाली पर चर्चा की मांग को लेकर के सियासी जोर पकड़ता जा रहा है और सियासत भी क्यों नहीं हो। पीडीपी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत बनने के बाद सबसे पहले इस मुद्दे को असेंबली में रखने का वादा किया था। पीडीपी सदर का कहना है कि वैद रहमान परा ने कोई गलत रवायत नहीं शुरू की, वही चीज जो अभी शौकत साहब कह रहे थे, बल्कि हुकूमत को उसका वादा याद दिलाया है। अब हुकूमत का क्या मैयार है वो आप बेहतर तरीके से समझते हैं, या फिर जनाब अहमद याद साहब जो चीजें कह रहे थे कि आने वाले दिनों में वाकई हुकूमत भी इस चीज पे आएगी, हालांकि अभी वो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं वो इस मुद्दे पे जरूर आएगी। इस सिलसिले में क्या कुछ कहना है मैं आपको पहले सुना देता हूं। के बारे में हमारे तालिबान ने बात की, वो तो मेरे ख्याल में एक पब्लिसिटी था, तो प्रोसीजर रेजोल्यूशन के लिए वो फॉलो नहीं किया है उसने। कल तो वो सिर्फ गवर्नर एड्रेस था तो उसने पब्लिसिटी देनी चाहिए और कुछ नहीं था। इंशाल्लाह आप देखेंगे उमर साहब ने क्लियर किया कि ये हमारे मंजूर में वो बात है और हमने तीसरे सदन के लिए शुरू से काम किया है, लिहाजा उसको कोई नहीं जुड़ा। साहब का सदर थे मुल्क के प्रणब मुखर्जी जी और साहब का प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, साहब का स्पीकर थे सोमनाथ चैटर्जी और जितने बाकी हमारे एमएलए एमएलसी एमपी एक्स मिनिस्टर्स रहे हैं
उन सबको ग्लोरियस ट्रिब्यूट्स पेश किए गए। तो उनका जो सर्विस था, उनका जो पब्लिक जो लाइफ में कंट्रीब्यूशन था, वो सब रिकॉल किया गया और उसको प्रेज किया गया। बहुत सारे जो हमारे यहाँ रहनुमा, जो हमारे मियाँ बशीर साहब थे, उनकी जिक्र थी, बेब सिंह की जिक्र थी, चमनलाल गुप्ता की जिक्र थी, और बहुत सारे हमारे जो ये मेरे इलाके के मोहम्मद शफीक खान साहब MLA ईदगाह थे। तो उसके बारे में हमने यही कहा कि जो उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन इस हाउस में दिया है। ठीक है, तो बातें वही है, नाराजगी कि आखिर गिलानी साहब को क्यों उसमें शामिल किया गया। खैर उस पर अहमद यार साहब से हम पूछ लेंगे। बीजेपी का रुख इसे लेकर के काफी जारहाना है। उधमपुर ईस्ट में बीजेपी रुकन असेंबली रणबीर सिंह पठानिया ने इसे ऐवान के अवमानना करार देते हुए स्पीकर से PDP और पुलवामा रुकन असेंबली के खिलाफ यानी वहीदुर्रहमान पारा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने तजवीज की कॉपी मीडिया को जारी करने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि स्पीकर की नोटिस में लाए बगैर इस तरह का इकदाम ऐवान की तौहीन है। एक ऐसा रेजोल्यूशन जो कि हाउस के बिजनेस में नहीं था, जो हाउस के बिजनेस में ना हो उस पर बात नहीं कर सकते। फिर वो रेजोल्यूशन कभी हाउस में पढ़ा नहीं गया, उनको पढ़ने नहीं दिया गया। फिर स्पीकर साहब कह रहे हैं कि वो रेजोल्यूशन उनके पास आया भी नहीं, और उस रेजोल्यूशन को अक्सर शाह एक पॉलिटिकल पार्टी और एक ऑनरेबल मेंबर मीडिया को रिलीज करके उसको बिल्कुल पब्लिश कर रहे हैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। ये गलत है और ये संविधान के विरुद्ध है, ये असेंबली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर के विरुद्ध है, और हमने पॉइंट उठाया कि दिस इज कॉन्टेम्प्ट ऑफ द हाउस। ये हाउस की अवमानना है, और इस अवमानना के लिए उस पॉलिटिकल पार्टी पे, उस ऑनरेबल मेंबर पे जिसे कहते हैं स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, और मीडिया पे भी ऐसी एडवाइजरी जरूर। आपसे भी मैं आपसे परम अनुरोध है कि आप भी पास भी जो प्रेस रिलीज आती है आप वही रिपोर्ट कर सकते हैं जो हाउस में हुआ हो। जो हाउस में हुआ ही नहीं, जो हाउस के बिजनेस का कभी पार्ट नहीं है, जो हाउस में कभी पढ़ा नहीं किया, तो आपको भी उसको मेरा परम अनुरोध है। हाथ जोड़ के मेरा आपसे भी उम्मीद है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको उसको रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, गुलाम हसन साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। गुलाम हसन साहब, जो चीज़ आप असेंबली में सुनने नहीं दे रहे, बोलने नहीं दे रहे हैं, जो मौजूदा हुकूमत उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, गौर नहीं किया जा रहा, तो अगर उसी तरह की कोई बात मीडिया में करता है तो क्या बुरा है? नहीं, देखिए, जो बात असेंबली में होती है वही सामने भी आना चाहिए, क्योंकि ये लोगों का मसला होता है कि लोगों के जज्बातों के साथ जुड़ा हुआ होता है कि, और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो चुने हुए जो मंत्री हैं या चुने हुए जो MLAs हैं वो हमारे लिए बात करें, और उसके बरक्स अगर उनके कंट्राडिक्ट कोई बात आती है इसमें बाहर, असेंबली से बाहर, तो उससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है। तो इससे हमारी जो सालमियत है, जो अमन पसंद लोग हैं, उनके सेंटिमेंट्स भी ये हो सकते हैं, मजरू हो सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ ये जो मीडिया कर, ये फ्रेटर्निटी जो है, ये जो मीडिया के लोग जो है, तो मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे से सोचे समझे कि उनके हुकूक क्या है और उनकी जो ठीक है। तो गुलाम हसन साहब का साफ कहना है कि ऐवान की जो हुर्मत है उसे कहीं न कहीं इसे पामाल नहीं करना चाहिए और ये मजरू होता है। बिल्कुल ठीक है। लास्ट कॉल मैं अहमद यार साहब से लेने की कोशिश करूंगा। अहमद यार साहब, जिस तरीके की चीजें हैं, जैसे आपने पहले वाले जुमले पे आपने कहा कि किसी चीज का एक वक्त होता है, मौजू सिमत होती है, हालात होते हैं, और उसके बाद चीजें आप पेश करिएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हर वक्त हर चीजें मुताबिकत नहीं रखती है। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि अगर कोई पार्लियामेंट, माफ कीजिएगा, असेंबली में कोई बातचीत नहीं हो पाती है, उनकी आवाज को दबा दी जाती है, कोई आवाज नहीं उठा पाता, तो क्या वो अपनी आवाज या अवाम के मुतालबात, चाहे वो अवाम को दिखाने के लिए हो या सच्ची हो, वो अवाम के सामने रख सकता है दूसरे तरह से? नहीं, यू आर इन अ फ्री कंट्री, यू आर इन जमहूरियत में तो है, आप कहीं भी कुछ बोल सकते हो। लेकिन अगर आप असेंबली में ऐसा कोई मसला लाते हो कि जो रूल्स के खिलाफ हो, जैसे मुझे लग रहा है कि जो पारा साहब ने किया है, पॉसिबली बिल्कुल रूल्स के बारे में मुझे इतना ज्यादा मालूम नहीं, लेकिन लगता है कि वो रूल्स की मुनासबत से नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो इट इज देयर कि जब भी कोई बिजनेस कंडक्ट कर रही है तो नेचुरली it has to be well advanced. In advance, it has to be published to the people. It should come to their notes so that people can discuss about that. I don't think it was a question over where possibly somebody can raise a question. It was a different session yesterday, or today it's a different session. तो मुझे नहीं लगता है कि अगर ये violation में आता है तो possibly the person can be also prosecuted. I don't know. Again, I tell you, I am not aware of the procedure, लेकिन action can be taken. And plus,
that the members should themselves know कि what is their within their scope of ambit of authority जो भी है उनका जो scope है वो क्या है. और उसके अलावा जो आपने मीडिया से बात करने की कही बात बाहर outside the assembly, yes, any member is free to talk about it. मान लीजिए कल को कोई असेंबली में किसी को लग रहा है कि मेरी सुनाई नहीं हो रही है, he is free to talk outside saying कि भाई मेरा ऐसा मसला हो गया, मेरा ऐसा मान नहीं रहा है, because he is responsible before the people also. तो इस चीज को हम आज यहीं समाप्त करेंगे और कल के सेशन में हम यकीनन जरूर इस मुद्दे को यहीं से शुरू करने की कोशिश करेंगे. जनाब अहमद